हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुबह सुबह बिरजू शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर घर वापस आता है, जहां वो देखता है कि उसकी पत्नी चूल्हा तो जला रही है, पर चूल्हा चलने के बाद भी खाना नहीं बन रहा। राधा, ये क्या? तुम चूल्हा तो जला रही हो, लेकिन खाने को कुछ बना क्यों नहीं रही? घर में खाने को खाना नहीं है, बनाने को सब्जी नहीं है। ये सब जानते हुए भी आप हमेशा की तरह शिव जी को जल चढ़ाने चले जाते हैं। सोचा भी है कि हमारा घर कैसे चलेगा, हम लोगों का पेट कैसे भरेगा। इतने दिनों से आप घर पर बैठे हुए हैं, पता नहीं हमारा क्या ही होगा। राधा, मैं सब जानता हूँ, पर मैं भी क्या करूँ? मैं भी तो हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं होना। तो मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं शाम तक कोई जुगाड़ करता हूँ। जुगाड़ से एक दिन दो दिन काम चल जाएगा, लेकिन हम कब तक जुगाड़ ही करते रहेंगे। एक काम करते हैं, हम अपनी बैल को बेच देते हैं, उससे थोड़े पैसे आएंगे तो कुछ दिनों का हमारा गुजारा हो जाएगा, और तब तक आप कहीं काम देख लेना। ये तुम क्या बोल रही हो राधा? भला मैं अपने प्रीतम बैल को कैसे बेच सकता हूँ? तुम तो जानती हो ना कि मैं अपने प्रीतम से कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारा प्रीतम किसी काम का तो है नहीं। देखो जी, हमें अभी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए आप उसको बेच दो। वो हमारे किसी काम का नहीं है, उससे ना तो हमें कोई फायदा हो रहा है और ना ही अब हम उसको पालने में समर्थ हैं। नहीं, मैं अपने प्रीतम बैल को नहीं बेच सकता। राधा, तुम जानती हो मैं शिव भक्त हूँ, और शिव भक्त होने के बाद भी मैं उनकी सवारी को अपने घर से बाहर कर दूं? नहीं राधा, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मैं प्रीतम बैल को नहीं बेच सकता। याद करो, जब प्रीतम घर आया था तब तुम ही सबसे ज्यादा खुश थी। मैं खुश थी, और हमारे प्रीतम, उनको बेचने की बात करते हुए मुझे भी काफी दुख हो रहा है। पर आप खुद सोचिए, हम अपना पेट तो भर नहीं पा रहे, अपनी बैल का पेट कहाँ से भरेंगे? देखो उसकी तरफ, वो भी कितनी कमजोर हो गई है। भगवान न करे अगर उसको इस घर में ही कुछ हो गया तो। पाप का भागीदार बनने से अच्छा है हम इसको कहीं किसी अच्छे घर में बेच देते हैं। अच्छे घर में रहेगा तो अच्छे से इसका खाना पीना हो पाएगा, और जब हमारे हालात ठीक होंगे तो हम फिर से अपने प्रीतम को वापस ले आएंगे। राधा की बात बिरजू को कहीं ना कहीं सही लग रही थी, इसीलिए अब वो ना चाहते हुए भी अपनी बैल बेचने को राजी हो जाता है, और वो अपनी नम आंखों से अपनी पत्नी की तरफ देखता है। तुम सही कह रही हो राधा। जब हमारे हालात सही होंगे तब मैं अपने प्रीतम बैल को वापस अपने घर ले आऊंगा। इतना कहकर बिरजू अपनी बैल को गले लगाता है, और कुछ देर वो उसके साथ ही समय बिताता है। बिरजू अब अपनी बैल को लेकर घर से निकल जाता है। जंगल के रास्ते वो अपनी बैल को लेकर दूसरे गांव जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद बिरजू काफी थक जाता है। प्रीतम, मैं काफी थक गया हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम भी थक गए हो, इसलिए चलो अब आराम करते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम दोबारा चलना शुरू कर देंगे। बिरजू अपनी बैल के साथ अब जंगल में ही आराम करने लगता है, पर तभी वहां से गुजरता हुआ एक सांप प्रीतम यानी कि बिरजू के बैल को डस लेता है। जैसे ही सांप बैल को काटता है, वैसे ही बैल जोर से आवाज लगाते हुए नीचे गिर जाता है। उसके प्रीतम को सांप ने काट लिया और उसकी बैल नीचे गिर गई। ये देख बिरजू फूट फूट कर रोने लगता है। हे शिव शंभू, ये क्या किया आपने? आपने अपने ही बैल को अपने सांप द्वारा कटवा दिया। मैं मजबूरी में भले ही इसको बेचने जा रहा था, पर मैं इससे अलग नहीं होता। मैं अपनी बैल के बिना नहीं रह सकता प्रभु, नहीं रह सकता। आपको अपने भक्त पर जरा भी दया नहीं आई। मेरी बैल मेरे साथ नहीं है तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। मुझे भी अपने पास बुला लो भोलेनाथ, मैं अपने प्रीतम के बिना नहीं रह सकता। बिरजू अपनी बैल के लिए इतना रोता है कि वो बेसुध होकर नीचे गिर जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो बिरजू बेहोश हो जाता है। बिरजू को जरा भी होश नहीं था। दिन से शाम, शाम से रात, और रात से अगला दिन हो जाता है, लेकिन बिरजू को होश नहीं आता है। बिरजू बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था कि तभी वहाँ एक रोशनी प्रकट होती है, और उस रोशनी से प्रकट होते हैं स्वयं भोलेनाथ जी। उठो पुत्र, अपनी आंखें खोलो पुत्र। शिव जी की आवाज सुनकर बिरजू अपनी आंखें खोलता है, और खुद के सामने शिव जी को देख वो उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोलता है, प्रभु, आपकी ये कैसी माया है? आपने मुझसे मेरे प्रीतम बैल को छीन लिया। पुत्र, तुम क्यों इतना व्याकुल हो रहे हो? तुम ही अपने प्रीतम को बेचने के लिए जा रहे थे। अब जब ये तुम्हारे पास ना भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं भोलेनाथ, मेरे प्रीतम बैल में मेरे प्राण बसते हैं। मैं इसके बिना नहीं रह सकता।
अपनी पत्नी के कहने पर मैं इसको बेचने के लिए निकला था, लेकिन मेरा हृदय जानता है कि मैं इसके बिना कैसे रहूंगा या फिर रह भी पाऊंगा या नहीं। पुत्र, तुम्हारी पवित्रता को मैं अच्छे से देख रहा था। मुझे पता है कि तुम मुझ में कितना विश्वास रखते हो। तुम्हारी पवित्रता और निस्वार्थ भाव को देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो बस मेरा प्रीतम चाहिए। मैं इसको खुद से कभी अलग नहीं करूंगा। तुम्हारी भक्ति भावना को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम्हारा प्रीतम तुमसे कभी भी अलग नहीं होगा। तथास्तु। इतना बोलकर शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो वहीं बिरजू की बैल के प्राण वापस आ जाते हैं। ये देख बिरजू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो अपनी बैल को लिए खुशी से अपने घर जाता है। बिरजू को बैल के साथ देखकर राधा कुछ समझ नहीं पाती और खुद से कहती है, मैंने इस आदमी को कहा था कि इस बैल को बेच दे, हमें इससे सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, पर ये कहाँ सुनने वाला है। लेकिन बिरजू तो प्रीतम को बेचने को तैयार हो गए थे, फिर ये इसको वापस क्यों ले आए? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। अजी सुनिए, आप तो इसको बेचने के लिए गए थे, फिर आप इसे वापस क्यों ले आए? तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा राधा, लेकिन सच बताऊं तो मुझे स्वयं भोलेनाथ ने मेरे प्रीतम बैल को लौटाया है। क्या मतलब? आप कहीं पागल तो नहीं हो गए ना? राधा की बात सुनकर बिरजू उसको सारी बात बता देता है। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? भला ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे सब समझ आ रहा है, यही कि आप ये मनगढ़ंत कहानियां क्यों बना रहे हैं। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, मैं इस बैल को बेच कर ही रहूंगी। अरे खाने को लाले पड़े हैं पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कितने प्यार से समझाया था, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। राधा ने ठान लिया था कि वो प्रीतम को बेच ही देगी, इसीलिए जब बिरजू सोया होता है तो राधा चुपके से प्रीतम को लेकर जाती है। पर आवाज के चलते बिरजू उठ जाता है और अपनी पत्नी को बैल को ले जाते हुए देख लेता है, पर वो कुछ नहीं कहता और मुस्कुराते हुए दोबारा सो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ राधा बैल को बेच देती है और घर आकर सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि प्रीतम वहीं खड़ा है। हैं? ये क्या? मैंने तो कल रात ही प्रीतम को बेच दिया था, फिर ये यहाँ कैसे आई? क्या हुआ राधा? इतनी हैरानी से तुम प्रीतम को क्या देख रही हो? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि ये कहां से आई? तुमने तो इसको बेच दिया था। क्या कहना चाहते हो? राधा, जब रात को तुम इसे बेचने जा रही थी तब मैंने तुम्हें देख लिया। उस समय मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम चाहे इसको कितना भी खुद से और मुझसे दूर क्यों न कर लो, ये हमसे दूर नहीं होगा, क्योंकि स्वयं शिवजी ने मुझे इसके साथ का वरदान दिया है। मुझे क्या पागल समझा है? हो ना हो रात को जरूर मेरे पीछे आए होंगे और मेरे जाने के बाद इसको वापस ले आए होंगे, और अब बोल रहे हो कि वरदान मिला है। मैं सच बोल रहा हूँ। राधा बिरजू की बात नहीं मानती है और गुस्से में चली जाती है। अगली रात फिर से राधा प्रीतम को बेच देती है, लेकिन फिर वही दोबारा होता है। अगली सुबह प्रीतम दरवाजे पर फिर मिलता है। राधा को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। उसको लगता था कि बिरजू ही बैल को वापस ले आता है, इसीलिए एक रात राधा बिरजू को रस्सी से बांधकर घर में ताला लगाकर प्रीतम को बेचकर घर आती है, जहां वो देखती है कि अब भी बिरजू बंधा हुआ है। अब देखती हूँ कि आप, हाँ जी, प्रीतम को कैसे वापस लाते हो। बहुत बोलते हैं ना भोलेनाथ का वरदान मिला है, अब पता चलेगा। राधा सच को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और अगले दिन राधा अपने पति को उस बंधी हुई रस्सी से आज़ाद करती है। कुछ देर बाद जब वो घर से बाहर जाती है तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि प्रीतम दोबारा अपनी ही जगह पर होता है। मैंने कहा था ना, मेरा प्रीतम मुझसे कभी भी दूर नहीं हो सकता है। इतनी कोशिश कर चुकी हो तुम, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं रही। ये कोई मामूली बैल नहीं राधा, ये अब शिवजी की जादुई बैल है, जो भगवान ने स्वयं हमें खुद दी है। आप सही कह रहे हैं, ये शिवजी जादुई बैल है, ये प्रभु की ही लीला है। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। राधा को अब बिरजू की बात पर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद वो बैल को दोबारा बेचने की बात नहीं करती और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार देती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ बिरजू की नौकरी मंदिर में पुजारी के तौर पर लग जाती है। देखते ही देखते अब उनकी हालत पहले से बेहतर भी हो जाती है।
राघव शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है। उसकी बीवी नीता, माँ ललिता और पिता कमलनाथ गांव में रहते हैं। राघव एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय होता है और उसका बॉस वनराज उसके काम से हमेशा खुश रहता है। अरे वाह राघव, तुम्हारी वजह से आज हमारी कंपनी इतने बड़े डीलर्स के साथ डील कर पाई है। डीलर्स को कन्विंस करने के लिए थैंक यू, यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच वनराज सर। वनराज के काम से सभी खुश होते हैं। उसे प्रमोट भी किया जाता है। राघव रोज रात को जब ऑफिस से घर आता तो पहले अपनी बीवी नीता को वीडियो कॉल करता और अपने माता पिता से भी बात करता। अरे कैसन बा बिटुआ, सब कुछ ठीक बा के ना है? और ये का तू आज फिर से ई उबले हुए केचुए खा रहा है? आय हाय हाय हाय। अरे बिटुआ, पेट में ना इतने बड़ा गोला हो जाएगा। काहे हमारी बात नहीं समझ पावत है लड़का? अम्मा आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मैगी नूडल्स में सिर्फ मैगी का मसाला ही नहीं बल्कि ढेर सारी सब्जियां भी मिक्स करता हूँ और इसे अलग अलग प्रकार से बनाता हूँ। कभी चीज डालकर, कभी मेयोनीज डालकर और कभी देसी तड़का देकर। लेकिन राघव जी, आपको तो पता ही है ना कि मैदा सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है। अगर ज्यादा मात्रा में खाया तो ये अच्छा संकेत नहीं होता है। नहीं नहीं नीता, मैं इसे रोज थोड़ी खाता हूँ। मैं तो इसे कभी कभार खा लेता हूँ। वैसे ये सब छोड़ो, आप लोगों ने क्या खाया आज? हम लोगों ने तो मस्त एकदम स्वादिष्ट लिट्टी चोखा खाया बिटवा। बहुरिया सच में बहुत ही अच्छा खाना बनावत है। ई हमारी बहुरिया नहीं, ई तो हमारी बिटिया ही है। आखिर बीवी किसकी है? राघव की। तो वो तो नंबर 1 होगी ना। एक दिन जब राघव के ऑफिस के दोस्त उसके शहर के किराए के घर में मैच देखने आते हैं, तभी राघव सबके लिए गर्मा गर्म तरह तरह के फ्लेवर्स वाली मैगी नूडल्स बनाता है, जिन्हें खाकर सब एकदम खुश हो जाते हैं और राघव की तारीफें करने लगते हैं। वाह राघव, अमेजिंग यार। शहर में रहते हुए हमने कभी ऐसी मैगी नूडल्स नहीं खाई। दिस इज समथिंग एल्स, वेरी अमेजिंग। सच में यार, इतनी टेस्टी और इतनी पौष्टिक मैगी नूडल्स तो कहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसे मजेदार मैगी नूडल्स तो सिर्फ तुम ही बना सकते हो राघव। थैंक यू दोस्तों। बाय द वे, ये डिफरेंट फ्लेवर वाली मैगी की रेसिपी तूने कहां से सीखी? यूट्यूब या इंस्टाग्राम? नहीं नहीं, मैंने ये रेसिपी तो अपने आप से ही इन्वेंट की है। मैंने कहीं से देखी या कॉपी नहीं की है। बस मसाले मिलाए और बाकी की तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाए और बन गई डिफरेंट फ्लेवर्स वाली मैगी। अरे सुपर यार। राघव के दोस्तों को मैगी नूडल्स इतने पसंद आते हैं कि वो पूरी मैगी सफा चट कर लेते हैं और उसके लिए कुछ बचाते ही नहीं हैं। एक दिन वनराज राघव को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन पर काम करने के लिए देता है, जिसके लिए राघव 2 दिन सोता नहीं है और लगातार वो उसका प्रेजेंटेशन बनाने में लगा होता है। नहीं नहीं राघव, तुझे ये करना ही होगा। इस प्रेजेंटेशन को क्रैक करके क्लाइंट्स को डील के लिए मनाना ही होगा। आई नो ये अब तक का सबसे डिफिकल्ट प्रेजेंटेशन होने वाला है, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है और बस काम करते जाना है। मैं एक काम करता हूँ, अदरक वाली चाय बना लेता हूँ। राघव चाय बनाता है और फिर से लैपटॉप लेकर अपने प्रेजेंटेशन पर काम करने लगता है। इस तरह पूरे 48 घंटों बाद वो फाइनली ऑफिस के लिए निकलता है और तभी मुंबई की लोकल ट्रेन्स में सफर करते हुए उसकी बैग कोई चोरी करके चला जाता है और राघव उस चोर के पीछे भागता है, लेकिन उसके बाद पकड़ नहीं पाता। पुलिस को भी इन्फॉर्म करने के बाद भी पुलिस उस चोर को नहीं पकड़ पाती। आई एम सॉरी राघव जी, आपके बैग चोर को हम ढूंढ नहीं पाए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारी तलाश जारी रहेगी। आखिर उस बैग में आपका कीमती सामान जो था। अब मैं क्या करूं? मेरा लैपटॉप और पेन ड्राइव दोनों बैग में ही था। अब मैं ऑफिस में जाकर प्रेजेंटेशन कैसे दूं? क्लाइंट तो आ भी चुके होंगे। पता नहीं आज क्या होगा। वनराज सर तो गुस्से से आग बबूला हो चुके होंगे। उन्होंने 100 कॉल्स किए होंगे। मेरा फोन भी मेरे बैग में ही रह गया था। बेचारा राघव कांपते घबराते हुए हिम्मत जुटाता है और वो ऑफिस जाता है, लेकिन ऑफिस जाने के बाद वनराज उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे कारण आज मेरी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आज तक की सबसे बड़ी डील थी। मैंने इतने भरोसे के साथ तुम्हें यह काम सौंपा था, लेकिन तुमने तो मेरी और इस कंपनी की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आई एम सॉरी सर,
मैंने पूरे 2 दिनों तक कड़ी मेहनत करके वो प्रेजेंटेशन बनाया था सर। उसके कुछ ग्राफिक्स और इमेज मैंने आपको सेंड भी किए थे, लेकिन आज सुबह ऑफिस में आते समय एक चोर ने मेरी बैग चोरी कर ली और मेरा लैपटॉप, मोबाइल फोन और पेन ड्राइव सब कुछ उसमें ही था। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी मांगने का क्या मिलने वाला है तुम्हें राघव? जो होना था वो तो हो गया है। और क्या चोरी, कैसी चोरी? अरे तुमसे प्रेजेंटेशन फाइल तैयार ही नहीं हुई होगी, इसीलिए तुम आए ही नहीं, और अब ये चोरी वोरी की झूठी कहानी सुना रहे हो मुझे। क्या क्या औकात है तुम्हारी? गांव से आए थे तब तुम्हें मैंने नौकरी दी थी, वरना तुम्हें कोई नहीं पूछता, समझे तुम? हाँ, निकल जाओ। तुम्हारे होने ना होने से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गेट लॉस्ट। सर ऐसे मत कीजिए सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर, वरना सर। राघव विनती करते हुए 100 बार माफी मांगता है, लेकिन वनराज उसकी एक नहीं सुनता और वो उसे ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकालता है, जिसके बाद राघव कई जगह जाकर इंटरव्यू देता है, लेकिन वनराज ने बिजनेस वर्ल्ड में उसके नाम की इतनी बदनामी कर रखी होती है कि कोई राघव को अपने कंपनी में काम पर रखने के लिए तैयार ही नहीं होता। राघव के घर का राशन भी खत्म हो जाता है, इसीलिए वो मैगी नूडल्स ही बनाता है और मैगी नूडल्स के पकने की खुशबू राघव के पड़ोसी मिश्रा जी की खिड़की तक जाती है और वो उसके पास आकर कहते हैं, अरे राघव बेटा, ऐसा कौन सा जादुई पदार्थ बना रहे हो हाँ, जिसकी खुशबू हर तरफ फैली हुई है? जरा हमें भी चखाओ। जी बिल्कुल मिश्रा जी, ये लीजिए। वाह, इन मैगी नूडल्स का स्वाद तो बहुत ही उम्दा है बेटा। मैं जानता हूं कि तुम किन परेशानियों से गुजर रहे हो। तुम्हारे पास काम नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है राघव बेटा। अगर तुम इतने अच्छे मैगी नूडल्स बनाते हो तो फिर तुम मैगी नूडल्स ही क्यों नहीं बेचते हो? कैसा लगा मेरा सुझाव? सुझाव तो बहुत ही अच्छा है मिश्रा जी, लेकिन मैगी बेचने के लिए मेरे पास ना ही ठेले के पैसे हैं और ना ही मैगी नूडल्स बनाने में लगने वाला नया सामान के लिए पैसे हैं। अरे उस सब की चिंता तुम मत करो। हाँ, मेरे पास एक फूड कार्ट है। अपनी जवानी में मैं भी पाव भाजी बनाकर बेचा करता था। आज उसी की बदौलत मैं इतने अच्छे घर में रह रहा हूँ। और रही बात पैसों की, तो तुम मुझे पैसे बाद में दे देना। धन्यवाद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राघव अब मिश्रा जी के फूड कार्ट पर मैगी नूडल्स बेचने लगता है और मैगी नूडल्स बेचते हुए वो खूब सारे पैसे कमाने लगता है और गांव में उसका परिवार उसकी इस तरक्की से बहुत खुश होता है। अरे वाह भैया, राघव भैया, आप सच में मुंबई के बेस्ट और नंबर 1 मैगी बनाते हो। अरे मैं तो आपके इस मैगी नूडल्स फूड कार्ट का व्लॉग शूट करूंगा। थैंक यू मेरे दोस्त। और इस तरह से राघव का मैगी नूडल्स फूड कार्ट हर जगह मशहूर हो जाता है और वो खूब सारे पैसे कमाकर खुद का बिजनेस शुरू करता है और एक अमीर आदमी बनता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।